मेरा एक कुलीग है, बुखार आया तो कोविड के डर से सेल्फ आइसोलेशन में चला गया। 3 दिन हुए अपने बच्चे से मिल नहीं पाया। जैसे ही मेल पर कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट आई, सबसे पहले दूसरे कमरे में जाकर अपने बच्चे को गले लगाया। 6 महीने का वो बच्चा मुस्कुरा रहा था, लेकिन बच्चे की आंखों में नाराजगी थी, गोया पूछ रहा हो कहां चले गए थे। बाप ने भी आंखों से ही जवाब दिया, भीगी आंखों से, मेरे बेटे एक दिन सब ठीक हो जाएगा, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं उम्मीद की बात। उम्मीद एक बड़ा रोशन शब्द है जिसके कई मायने हैं। एक ये भी कि देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद के बाकी 7 मायने क्या हैं, आइए जानते हैं इन 7 स्टोरीज के माध्यम से। पहली उम्मीद की बात हमें मिली आज तक संवाददाता मनीष गौड़ से। दुनिया का कोई भी गुरुद्वारा हो, जरूरतमंदों के लिए वहां लंगर जरूर लगता है, लेकिन गाजियाबाद का इंदिरापुरम गुरुद्वारा इस नेक काम में एक कदम और भी आगे बढ़ गया और शुरू कर डाली ऑक्सीजन लंगर सेवा। ये किस तरह की सेवा है, काफी कुछ तो इसके नाम से ही जाहिर है, लेकिन फिर भी बता दें कि इस पहल के अंतर्गत गुरुद्वारा बड़ी संख्या में लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा है। इंदिरापुरम गुरुद्वारे की ऑक्सीजन लंगर सेवा का एक हेल्पलाइन नंबर भी है, 9097041313। मैं रिपीट करती हूं, 9097041313। मरीज या उसके परिजनों को इस नंबर पर कॉल करके इंदिरापुरम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को अपने आने की सूचना देनी होगी। इसके बाद मरीज अपने वाहन से गुरुद्वारा आएगा और यहीं उसे ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाएगी, तब तक जब तक कि मरीज के परिजन उसके लिए हॉस्पिटल बेड्स या ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर लेते। ये थ्रू ऐप सोशल मीडिया के पता ऐड दिया था, फिर मैं सुबह यहाँ आए थे, सुबह हमने पता किया अच्छे से। पिताजी को कहाँ लेके गए थे, क्या तकलीफ हो रही है? ये ऑक्सीजन लेवल 55 पहुँच गया टोटल, और यहाँ देख रही थी सुविधा देखी, सारी जगह घूम के आए, कुछ कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। हाँ जी, यहाँ पे हो गया, अभी देख लिए लगे फर्स्ट क्लास एकदम। ये गुरुद्वारा सबकी लाइफ सेव करता है, आप देख लीजिए सबकी लाइफ, इससे बढ़िया आपके लिए कोई नहीं। दूसरी खबर हमें मिली कोरोना की जमीनी हकीकत कवर करने गए हमारे साथी निखिल से। खबर या ये कहें उम्मीद की बात गुजरात के सूरत शहर की है। नितिन भजियावाला भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष, जो ऐसा कार्य स्वेच्छा से कर रहे हैं जिसे शायद ज्यादातर लोग पैसे लेकर भी करने से कतराएं। नितिन कोविड-19 से मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में मदद करते हैं। जिस शमशान में नितिन स्वेच्छा से कार्य कर रहे हैं वो सूरत में आई एक बाढ़ के बाद पिछले 5-6 सालों से बंद था। इनके प्रयासों से अब यहाँ पर भी अंतिम संस्कार होना शुरू हो गए। ये बात बताना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सूरत में पिछले दिनों स्थितियां इतनी गंभीर हो गई कि अंतिम संस्कार में प्रयुक्त होने वाली भट्टी का लोहा तक पिघल गया था, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। इसलिए दोबारा शुरू हुए शमशान घाट के चलते काफी राहत मिली है। हालांकि ये भी विडंबना है कि मृत्यु और राहत की बात हम एक साथ कर रहे हैं, हमें एक साथ ये बात करनी पड़ रही है। बीच में एक टाइम ऐसा आया, मैं ऐसे भी तो यहाँ के 2 शमशान है, एक कुरुक्षेत्र और उमराव का शमशान गृह, वहाँ सेवा के लिए जाता ही हूँ, हर टाइम में जाता हूँ। तो वेटिंग की बहुत बड़ी लाइन लगती थी डेड बॉडी के लिए, और हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को पता है कि मैं ये सेवा का काम मैं कर रहा हूँ, क्योंकि शमशान का काम करना वो तो कोई के घर में से भी परमिशन नहीं देते हैं। मेरे घर में से भी मेरी वाइफ वगैरह बोलते थे, मेरी माताजी है, काफ़ी बुजुर्ग है, कि भाई तू वहाँ जाएगा तेरे को कुछ चेप लगेगा, लेकिन मेरी वाइफ ने आके इधर एक बार देखा कि नहीं ये तो काम करना चाहिए, तो मेरे घर से भी कोई मेरे को रोकते नहीं है। तो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने भी मुझे बताया कि भाई ऐसी कोई जगह होएगी तो वहाँ अलग से शुरू करना चाहिए। मुझे पता था कि ये शमशान 2006 से बंद पड़ा है, कोई भी कारण से बंद पड़ा था। मैंने यहाँ के ट्रस्टियों का संपर्क किया और साफ़ सफाई करके यहाँ के मेरे कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ शुरू किया है,
और हम दोपहर को यहाँ धूप की वजह से हम शुरू नहीं कर सकते हैं, लेकिन शाम को 6 बजे से सुबह 5 बजे तक हम चलाते हैं। यहाँ के सभी शमशान गृह से मैं फ़ोन करके पूछता हूँ कि कोई भी वेटिंग में डेड बॉडी होएगी, यहाँ तुम लाओ, हम उनको अग्निदाह करेंगे और बिल्कुल सम्मान के साथ करेंगे। यहाँ जो भी मृतदेह आता है उनके साथ हमारी तरफ से, यहाँ की तरफ से एक सुखड़ की लकड़ी देते हैं, हम गंगा जल देते हैं, तुलसी माला देते हैं और उसके ऊपर कफन भी डालते हैं और कपूर, वो सब हम उसको सम्मान के साथ हिंदू विधि विधान के मुताबिक यहाँ उसका अग्निदाह करते हैं। नितिन भजियावाला के पूरे इंटरव्यू का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरी उम्मीद के बाद छत्तीसगढ़ के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक बस्तर संभाग के अबूझमाड़ इलाके से है। यहाँ आए दिन नक्सली घटनाएं होती रहती हैं। अबूझमाड़ बीजापुर नारायणपुर महाराष्ट्र सीमा क्षेत्र में आता है। इस इलाके में एक गांव है ताकीलोड़। ताकीलोड़ को बाकी आबादी से काटे रखते हैं बीच में पड़ने वाले घनघोर जंगल, नदी और नाले। यूं यहाँ कोविड वैक्सीन पहुंचाना कठिन काम था, लेकिन उससे भी कठिन काम था यहाँ के लोगों को इसे लगवाने के लिए कन्विंस करना, क्योंकि इस आदिवासी गांव के अधिकांश लोग अनपढ़ एवं अशिक्षित हैं। लेकिन अगर सिर्फ दिक्कतों की बात होती तो ये बात उम्मीद की बात में कैसे होती। तो इस बात की उम्मीद बनी डॉक्टर सरिता मनहर। उन्होंने ताकीलोड़ तक वैक्सीन पहुंचाने और उसे गांववासियों को लगवाने का बीड़ा उठाया। उनके दल ने पहले मोटरसाइकिल, फिर नाव का सफर किया और उसके बाद काफी दूर उन्हें पैदल चलकर भी रास्ता तय करना पड़ा। लेकिन जिस काम के लिए सरिता के नेतृत्व वाले दल ने ये सब भागीरथी प्रयास किए थे, अंततः वो सफल रहा। डॉक्टर सरिता मनहर खुद इस बारे में बताती हैं। हम यहाँ एम्बुलेंस से नदी के पास तक गए, इंद्रावती नदी, जो यहाँ से 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर लगभग है। फिर वहाँ नदी हम लोग नाव से पार किए और उस तरफ नदी के पार जाने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स थी पहले से। उधर से उन लोग बोले थे कि अरेंजमेंट करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन हो नहीं पाया था। तो फिर हम लोग कुछ लोग इधर बाइक लेके गए थे, जो साथ में टीचर्स थे उन लोगों ने, तो उनके बाइक को फिर हमें नाव से पार करना पड़ा उस तरफ। फिर उसके बाद हम लोग बाइक पार होने के बाद उधर फिर सामान जो भी कैंप के लिए जरूरी था, जैसे मेडिसिन्स वगैरह थे और कुछ वर्कर्स थे, तो उनको पहले बाइक से उस तरफ मतलब ताकीलोड़ के लिए भेज दिए। फिर बाकी हम 5-6 लोग बच गए थे, तो बाकी लोग फिर 2-3 किलोमीटर लगभग ऐसी जंगल की पगडंडी में पैदल ही गए वहां तक। कि मिथ्स तो रहते हैं, सबके पास रहते हैं, सबके यहाँ रहते हैं। तो जो गांव के लोग हैं वहां के काफी मतलब भोले भाले से हैं और सीधे हैं काफी, और लिटरेसी रेट भी मतलब उधर बहुत कम ही है। बस गिने चुने लोगों को हिंदी आती है। यहाँ के लोग गोंडी में बात करते हैं और 1-2 मिल जाते हैं जो हिंदी समझते हैं, हिंदी बताते हैं। तो शुरू में उनको टीका लगाने के लिए बोलने से एज यूजुअल ही है, जैसे सब लोग डरते हैं वैसे उनको भी था। पर जैसे जैसे उनको बताया गया कि उसके फायदे क्या हैं, उससे उनको क्या लाभ मिलेगा, तो फिर वो धीरे से समझ गए। फिर तकरीबन हम लोगों ने 45 से 60 इयर्स के लोगों को जो वैक्सीन करना था, तो उसमें हम लोग 60 लोगों का वैक्सीनेशन किए थे वहाँ पे। और हाँ, अंत में ये भी बता दें कि इस दौरान डॉक्टर सरिता ताकीलोड़ गांव में पहुंचने वाली पहली महिला चिकित्सक भी बन गई। चौथी उम्मीद की बात भेजी है राजस्थान के बाड़मेर से दिनेश बोहरा ने। यहाँ पिछले 5 दिनों से कोविड-19 की सेकेंड वेव ने कोहराम मचाया हुआ था। 700 से ज्यादा केसेस आ चुके थे, लेकिन फिर रेस्क्यू में आई सेना, जिसने इस बुधवार महज 5 घंटों में 100 बेड का कोविड सेंटर तैयार कर डाला। सेना के 25 जवानों ने शाम 5 बजे से काम करना शुरू किया और रात 11 बजे तक अस्पताल बनाकर पूरा कर दिया। इस काम के लिए बाड़मेर का इंजीनियरिंग कॉलेज चुना गया।
अपने बाड़मेर के इंजीनियरिंग कॉलेज में जो उनका हॉस्टल है वहाँ पे 100 बेड का अस्पताल आर्मी के द्वारा तैयार किया गया है। और उन्होंने बहुत जल्दी, जैसे कि अपने आर्मी के हिसाब से बहुत जल्दी उन्होंने उसका सारी व्यवस्थाएं करवा दी है। उनको हम अभी हैंडओवर ले लेंगे उनसे, और उनकी तरफ से लगभग तैयार है वो सेंटर। क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाएगी? ऑक्सीजन वगैरह का भी प्लान है? किस तरीके के पेशेंट को वहाँ रखने के? वहाँ जो माइल्ड या मॉडरेट पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी और उनको डॉक्टर के सुपरविजन की आवश्यकता होती है, उन लोगों को पहले रखा जाएगा। और उसके अलावा ऑक्सीजन के सिलेंडर्स इमरजेंसी के लिए रखे जाएंगे, जिनको ज़रूरत हो तो उनको एक बार इमरजेंसी में देके फिर और उनको जिला अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके। यहाँ पर जिन मरीजों को डॉक्टर्स की जरूरत है उनको रखा जाएगा। साथ ही यहाँ ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रभारी कोविड-19 के इंचार्ज कमल पवार ने बताया, ये आर्मी के जवान 4:30 बजे आए कल शाम को। उन्होंने सबसे पहले ये जो पूरी बिल्डिंग है इसकी सफाई की। सफाई करने के बाद उन्होंने इसको सैनिटाइज किया। सैनिटाइज करने के बाद 5 ट्रकों में ये सब पलंग भर के लेके आए और उसके बाद उन्होंने 10 बजे तक इसको पूरा सेटअप करके और ये जिला प्रशासन को हैंड ओवर करेंगे। कितने बेड है और क्या अरेंजमेंट्स होंगे? यहाँ पे एक्चुअल में 6 + 8 14 रूम है, जिसमें 6 रूम की कैपेसिटी तो 10-10 की है, तो उसमें 60 है, और बाकी जो 8 रूम है उसमें 4 की कैपेसिटी है। ऐसे कुल मिला के 100 बेड्स की यहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराई है। क्या ऑक्सीजन वगैरह के लिए भी अरेंजमेंट किया जा रहा है? हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन का भी अरेंजमेंट किया जाएगा। मतलब जो माइल्ड पेशेंट होंगे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी, उनके लिए यहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था रहेगी जिला प्रशासन के अनुसार। पांचवी उम्मीद की बात आई है केरल से। केंद्र सरकार द्वारा ये स्पष्ट करने के बाद कि सभी राज्य अब वैक्सीन निर्माताओं से सीधे कोविड-19 टीके खरीद सकते हैं, केरल के लोगों ने राज्य के सरकारी खजाने को भरने का एक अनूठा अभियान शुरू कर डाला है। केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष CMDRF कहते हैं, जिसे में अब तक हजारों लोग योगदान दे चुके हैं। अभियान बुधवार रात को सोशल मीडिया से शुरू हुआ। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट से, जैसे कुवैत में काम करने वाले रवन कपूर नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, मुझे तो कुवैत सरकार मुफ्त में वैक्सीन लगा देगी, लेकिन मैं अपने परिवार के वास्ते CMDRF में योगदान दूंगा। ये पोस्ट काफी वायरल हुई। इसके बाद लोग अपने कंट्रीब्यूशन की रसीद भी शेयर करने लगे। सिर्फ गुरुवार रात को ही CMDRF के खाते में 50 लाख रुपए जमा हो गए थे। स्टोरी के अंत में हम इतना ही कहेंगे कि एक तिब्बती कहावत है, आपदाओं को ताकत के स्रोत की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो चाहे कोई भी कठिनाई हो, कितना ही दर्दनाक अनुभव मिले, कैसी भी आपदा आए, उम्मीद बनाए रखिए, क्योंकि उम्मीदों का खो जाना सबसे बड़ी और वास्तविक आपदा है। अतुल वैद्य आज तक के संवाददाता हैं। हमारे इस शो उम्मीद की बात को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं। बिना नागा रोज 1-2 पॉजिटिव स्टोरीज की सभी डिटेल्स हमसे साझा करते हैं। यूं अतुल, निखिल और मनीष जैसे लोग उम्मीद के मकान की नींव की ईंट कहे जा सकते हैं। आज की अंतिम 2 उम्मीद की बातें अतुल वैद्य के जानिब से आई हैं। पहली है 2 बुजुर्गों की दास्तां। पहले बुजुर्ग 92 साल के हैं, तुलसी राम सेठिया। कोरोना पॉजिटिव हैं, बालघाट में रहते हैं, घर पर ही क्वारंटीन हैं। एक तरफ जहां कोरोना पॉजिटिव होने का नाम सुनते ही लोग दहशत में आ जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ तुलसी राम इस दौरान एक्सरसाइज करते हैं, म्यूजिक की धुन पर थिरकते हैं। परिवार के साथ मस्ती करते हुए इनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तुलसीराम अपनी जीवंतता का सबूत खुद देते हुए कहते हैं, मुझे तो 100 साल तक जीना है। मेरी 92 साल की उम्र है, मैं 100 साल जीना चाहता हूँ और बीमारी में डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से आप खाओ पियो और डांस करो, एक्सरसाइज करो और लोगों को यही संदेश दो कि ये बीमारी नाम की चीज़ नहीं है। दूसरे बुजुर्ग की उम्र है 104 साल। मध्य प्रदेश के बैतूल शहर के निवासी हैं। नाम है बिरदी चंद गोठी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके बिरदी चंद गोठी ने कोरोना को मात दे दी है। मतलब ये कि उनको कोरोना हुआ और फिर वो ठीक भी हो गए। पूरी बात उनकी जुबानी। ईश्वर की कृपा है, सारा भोजन डॉक्टर प्रवीण नाहर छिंदवाड़े वाले, डॉक्टर राठी बैतूल वाले, इनकी सलाह से इलाज करते करते घर पर रहकर इलाज कराया तो तबीयत थोड़ी
सुधर गई। ईश्वर की कृपा से हमारे को हमारे आदमियों का भी सहयोग इतना ज्यादा मिला, हम इसका वर्णन नहीं कर सकते। जैसा हमने बताया था, 7वीं उम्मीद की बात भी हमारे पास अतुल वैद्य के जानिब से आई है। खबर है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव लाल बर्रा की, जिसने आत्मनिर्भरता की एक बड़ी मिसाल पेश की है। कुछ दिनों पहले तक इस इलाके में ऑक्सीजन या हॉस्पिटल की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये देखते हुए गांव के लोगों ने निर्णय किया कि वो चंदा इकट्ठा करके अपने गांव में अस्पताल बनाएंगे। तो अब इस गांव के पास अपना कोविड अस्पताल है, जो कि छात्रावास के भवन में गांव वालों ने ही बनाया है। यहाँ पर हम लोगों ने 30 बिस्तर का कोविड सेंटर प्रारंभ किया है, जो विगत 4 दिन से कार्यरत है। वर्तमान में हमारे पास 12 ऑक्सीजन मशीनें हैं और 12-15 मशीनों के ऑर्डर्स दिए हुए हैं, और ईश्वर की कृपा से अभी तक यहाँ कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है 4 दिन में, और आने वाले समय में और भी ऑक्सीजन मशीनें आएंगी। गांव वालों ने इस अस्पताल में लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट देने के लिए 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बोले तो ऐसी मशीन जिसके लिए ऑक्सीजन की टंकियां नहीं लगती हैं और इसे बार बार रिफिल नहीं करना पड़ता है। गांव वालों की इस मुहिम से बाद में क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन भी जुड़े और उन्होंने भी अपनी तरफ से 5 मशीनें इस गांव के अस्पताल को दी हैं। स्थानीय निवासी प्रशांत जैन बताते हैं, हमने फिर स्थानीय विधायक गौरीशंकर जी बिसेन और प्रशासन से बात करके लाल बर्रा में ये हॉस्टल यहाँ पे बहुत दिन से नया बन के रखा था पर खाली था, तो हम लोगों ने यहाँ पे कोविड के सेंटर की स्थापना करी। आज यहाँ पर लगभग 12 मशीनें कार्यरत है और हम लोगों का प्रयास है कि कम से कम यहाँ 30 बिस्तर जो है तो 30 मशीन की व्यवस्था हो जाए। तो हम लोगों ने सब जगह मशीन के लिए लगे हुए हैं। जैसे जैसे मशीन आते जा रही है हम लोग मशीन बढ़ाते जा रहे हैं, और प्रशासन से जो दवाइयाँ आ रही हैं, अगर कभी कोई दवाई यहाँ ख़त्म हो जाती है और प्रशासन से आने में देरी होती है तो हम लोग मार्केट से खरीदी करके लाके यहाँ पे तुरंत उपलब्ध करा देते हैं। उम्मीद का संदेश सेक्शन में आज सुनते हैं अनुशक्ति सिंह को। कोई और समय होता तो मैं इनका परिचय एक लेखिका के तौर पर, एक कवित्री के तौर पर देती, लेकिन इन दिनों इनका दूसरा परिचय है। ये परिचय आमतौर पर हर संवेदनशील व्यक्ति का होता है, होना चाहिए। अनु कोविड-19 की दूसरी वेव की चपेट में आए लोगों की बड़ी ही सिस्टमैटिक ढंग से सहायता कर रही है। सिस्टमैटिक ऐसे कि जिन्हें सहायता चाहिए और जो सहायता कर सकते हैं उनके बीच की कड़ी बन रही है। आप फैसिलिटेटर कह लीजिए या सिंगल पॉइंट कांटेक्ट, लेकिन अनु को इन नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो काम के प्रति स्थिर प्रज्ञ है। हमसे बात करने के दौरान ही उनका फोन कई बार घनघना चुका था, इसलिए उनकी बात विस्तार के हिसाब से छोटी लेकिन उपयोगिता के हिसाब से काफी बड़ी है। सुनिए और अपने उपयोग की चीजें नोट कर लीजिए। नमस्कार लोगों, जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, आप सबको मेरा नमस्कार है। और ये ड्यूटी टाइम है, कॉल ऑफ ड्यूटी टाइम है। अभी इस वक्त हम लोग जो भी हैं एक पेंडेमिक के खिलाफ लड़ रहे हैं, और मैं आपके साथ एक हेल्प प्रोवाइडर के तौर पे खड़ी हूँ। मेरा नाम अनुशक्ति सिंह है। और हफ्ते भर पहले जब मैंने ये शुरू किया था तो मुझे पता नहीं था कि मैं एक सिंगल वुमन के तौर पे शुरू कर रही थी कि मैं अपनी तरफ से जितनी मदद हो सकती है प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। पर जैसे ही मैंने शुरू किया, इतने अच्छे और हेल्पफुल लोग मुझे मिले कि इंडिया भर में एक नेटवर्क क्रिएट हो गया है। तो मैं यहाँ पर इस वक्त में उन सारे लोगों से, जो अब भारत भर के लोग मुझे देख रहे हैं, इंदौर, बनारस, पटना, गुना, नासिक, नागपुर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, जालंधर, जहां से भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, भारत भर में कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, प्लीज मेरी आपसे यही अपील है, प्लीज ट्राई टू बी हेल्प प्रोवाइडर। अगर आपके पास, आप समझते हैं कि आपकी बात लोग नहीं सुनेंगे, आपकी बात नहीं समझेंगे, तो प्लीज मुझसे कनेक्ट कीजिए। मुझे किसी भी वक्त ट्विटर पे जो कि नीचे फ्लैश हो रही है, मेरे ट्विटर आईडी पे डीएम कीजिए, मुझे वहां पर टैग कीजिए, या फिर मेरे फेसबुक पर मुझे इनबॉक्स कीजिए, या फिर मुझे टैग कीजिए। मैं कोशिश करूंगी जितनी ज्यादा केसेस लेने की ले सकती हूँ। उसके साथ साथ मैं आप सब लोगों से अपील करूंगी कि जो आपके शहर में पीड़ित हैं, उनकी बात, उनको हेल्प करने की कोशिश आप करें। क्योंकि जिस वक्त ये देखिए, ये लड़ाई आर और पार की है। हम या तो पीड़ित होते हैं या फिर रक्षक होते हैं। अगर आप पीड़ित नहीं है, आपके घर में कोई कोविड पेशेंट नहीं है, तो प्लीज ट्राई टू बी अ रक्षक बनने की कोशिश कीजिए। और उस रक्षक बनने में मैं आपके साथ हूँ, मेरी मदद कीजिए। हम अब चाहते हैं कि मैं आपके हेल्प सिस्टम में एक कनेक्ट के तौर पे बनी रहूं। तो हर शहर के
के जो लोग हेल्प प्रोवाइडर हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो मदद कर सकते हैं, प्लीज मुझे अपना कांटेक्ट डिटेल दीजिए, जहां से मैं आपको उन लोगों से, उन नीडी लोगों से कनेक्ट कर पाऊं जो जिनको वास्तव में जरूरत है। जैसे कि मैं पिछले कुछ दिनों से सिर्फ इसी पैटर्न पे काम कर रही हूँ कि आरा का कोई व्यक्ति मुझे कॉल करता है, मुझे इसकी जरूरत है, मैं अपने सोशल मीडिया पर डालती हूँ, उसी शहर का कोई दूसरा व्यक्ति आता है जिसको लगता है कि वो मदद कर सकता है, वो व्यक्ति मदद प्रोवाइड करवाता है। ये एक चेन है, ह्यूमन चेन है। अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, पर अगर हम लोग साथ आ जाए दूर रहते हुए भी, तो हम लोग इस लड़ाई को हरा सकते हैं। जो डिफरेंस है, इट इज द टाइम टू क्रिएट अ डिफरेंस, इट इज अ टाइम टू मेक लेस पीपल सफर। जो सफरिंग है उसको हम बहुत कम कर सकते हैं। सो आई एम विद अ फोल्डिंग हैंड, आई एम requesting you people to please help me and to please come in my support. मेरा ट्विटर और फेसबुक आईडी नीचे फ्लैश हो रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अमेरिकी नॉवेलिस्ट डैनियल हैंडलर कहते हैं, हमारी इकलौती उम्मीद से शुरू होने वाला कोई भी वाक्यांश हमेशा चिंतित करता है, क्योंकि इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर ये इकलौती उम्मीद काम ना करे तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आइए हम अंत में फिर से दोहरा लें कि उम्मीद बेशक एक शब्द है, लेकिन इसका पूरा एक वितान, एक स्पेक्ट्रम है, जिसके 7 रंग तो हमने अपने शो में दिखा ही दिए। बाकी आप खोजिए, हमें उम्मीद है जरूर मिलेंगे।